हेलो एवरीवन। फोर्थ यूनिट में अभी तक हम लोगों ने डीएफटी देखा, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एफएफटी, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। एज द नेम इंप्लाइज, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म मींस ये जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है अभी तक जो हमने किया डिस्क्रीट, उसी का एडवांस्ड वर्जन है, बट इट कंप्यूट्स द डीएफटी इन फास्टर वे, दैट्स व्हाई इट इज फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। और कैसे फास्टर वे में कंप्यूट कर रहा है वो हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन हम ये कैसे पता करते हैं कि डीएफटी में स्लोअर कंप्यूटेशन था, एफएफटी में फास्टर कंप्यूटेशन था? अगर ये हमें पता करना हो तो हम क्या करेंगे, हम डीएफटी का फार्मूला एक बार देखेंगे। डीएफटी का जो फार्मूला है वो क्या है, एक्स के इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 एक्स एन डब्ल्यू एन रेज टू एन के। इसमें Wn क्या है, Wn इज द एक्सपोनेंशियल टर्म e रेज टू माइनस j 2 pi n k over n। तो ये जो Wn है, ये Wn क्या है, दिस टूडल फैक्टर e रेज टू माइनस j 2 pi by n, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। एंड लेट if xn is also a complex value and then xk is also also a complex value। अगर xn रियल भी है तो भी xk आपका जो है कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बिकॉज द रियल वैल्यू xn इज मल्टीप्लाइड विद द कॉम्प्लेक्स वैल्यू w1 रेज टू kn। तो xk आपका कॉम्प्लेक्स हो सकता है, xn अगर रियल है तब भी। हम मान के चलते हैं xn भी कॉम्प्लेक्स है, तो xn एक कॉम्प्लेक्स हो गया नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया w1 रेज टू nk विच इज cos 2 pi nk by n प्लस j sin 2 pi nk by n और माइनस j sin 2 pi nk by n। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितने कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस इस कंप्लीट सम में आ रहे हैं, कितने कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस इस कंप्लीट सम में आ रहे हैं। k और n दोनों ही n तक वेरी कर रहे हैं। अगर हम k की एक वैल्यू के लिए देखें तो कितने कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस आ रहे हैं, देयर आर n कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस एंड हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स एडिशंस, देयर आर n minus 1 कॉम्प्लेक्स एडिशंस। और अगर टोटल हम x के कैलकुलेट करने की बात करें, देन n into n, that is n square complex multiplication and n into n minus 1 complex additions are there in complete calculation of xk। मतलब ये कि अगर 4 पॉइंट का डीएफटी हम कैलकुलेट करते हैं तो 4 4 जा 16 मल्टीप्लिकेशंस, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस हमारे पास आएंगे, एंड 4 minus 1 3 multiplied by 4 12 कॉम्प्लेक्स एडिशंस हमारे पास आएंगे। ऐसे ही अगर हम 8 लेते हैं n की वैल्यू, तो n की वैल्यू 8 लेने पर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस कितने हो जा रहे हैं, 8 8 जा 64 एंड द कॉम्प्लेक्स एडिशंस आर 8 into 7 56। ठीक है, तो 64 complex multiplications and 56 complex additions are there। If there is any method that we can reduce these numbers, these multiplications and additions, then obviously our computation is faster than DFT, and this happens in FFT। this happens in FFT। basically FFT में हम करते क्या हैं, जो डीएफटी है उसी को हम ब्रेक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 पॉइंट की डीएफटी है, 8 पॉइंट की डीएफटी में हमने अभी अभी क्या देखा कि 64 मल्टीप्लिकेशंस है, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस हैं और 56 कॉम्प्लेक्स एडिशंस हैं। अगर इसी को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दूं, दो पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया,
और दोनों का अलग अलग DFT कैलकुलेट किया, अब कितने कैलकुलेशंस बनते हैं? तो पहला n/2 पॉइंट, दूसरा n/2 पॉइंट, मींस पहला 4 पॉइंट, दूसरा 4 पॉइंट। 4 पॉइंट के लिए कितने कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस होंगे? 16। अगले 4 पॉइंट के लिए फिर से 16, 16 दूना 32, 32 कंप्यूटेशंस, 32 कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस चाहिए, जबकि एक बार अगर हम करते हैं तो 64 कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस चाहिए। ठीक ना? मतलब ये है कि अगर हम सीक्वेंस को ब्रेक कर दें, हाफ कर दें, रिड्यूस कर दें, 2-3 पार्ट्स में ब्रेक कर दें, तो जो हमारा कंप्यूटेशन है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड दिस टेक्निक इज यूज्ड इन कंप्यूटिंग FFT। FFT के पहले एक अप्रोच आया, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, और वो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच भी यही कहता है कि जो हमारा सीक्वेंस है पहले उसको हमें डिवाइड कर देना है, 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना है, और फिर उसको हम आगे कंप्यूट करते हैं। नाउ, advantages of FFT over DFT. FFT is a collection of algorithms for fast computation of the DFT. Typically, the number of operations required by the FFT is of the order of n multiplied by log base n, log n, n log base 10n. बेसिकली ये log base 10n नहीं होगा, log base 2n होना चाहिए, n log base 2n. And the most famous FFT algorithms are for the case that n is a power of 2, means 2 raised to v. n को जब हम 2 raised to v के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तब जाके हमारा क्या बनता है? FFT। और इसी को हम क्या कहते हैं? जब हम 2 raised to v के फॉर्म में n को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रेडिक्स टू FFT, रेडिक्स टू FFT। The number of complex multiplications required using FFT is n/2 log base 2n. How many number of complex multiplications? n/2 log base 2n. Now, if we calculate for n is equal to 8, number of complex multiplications are there. 8/2 4 multiplied by log base 2 8. 8 means 2 raised to 3, means 3 log 2 base 2, log 2 base 2 is 1, so 4 multiplied by 3, there is 12. 12 for n is equal to 8. 12 complex multiplications are there, and for n is equal to 8, 64 complex multiplications are there in DFT, but in FFT there are only 12 complex multiplications. बहुत कम हो जा रहा है आपका कंप्यूटेशन, and that's why we call it fast Fourier transform, faster computation of DFT, FFT, fast Fourier transform, right? कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम DFT की कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस कितने हैं? n स्क्वायर, और कॉम्प्लेक्स एडिशंस कितने हैं? n इंटू n माइनस 1। n स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस एंड n इंटू n माइनस 1 कॉम्प्लेक्स एडिशंस। अब मल्टीप्लायर्स और एडिशन से हम अलग अलग कॉम्प्लेक्स एडिशंस और अलग अलग कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस हम कैलकुलेट कर, रियल मल्टीप्लिकेशन एंड रियल एडिशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो बहुत
लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, उसकी हमें जरूरत नहीं है। हम अगर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लेक्स एडिशन रिड्यूस कर लेते हैं तो ऑब्वियसली हमने रियल एडिशन और रियल मल्टीप्लिकेशन रिड्यूस कर लिए। ठीक है, और उसके लिए करना क्या होगा, जो डीएफटी में आपका मैट्रिक्स बनता है ट्विडल मैट्रिक्स, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे टर्म्स सेम होते हैं, कॉमन टर्म्स होते हैं, रिपीटेड टर्म्स होते हैं। लॉट्स ऑफ रिपीटेड स्ट्रक्चर्स आर फाउंड, means opportunities for efficient algorithm to be used to reduce the DFT complexity is there. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास कि हम एक एफिशिएंट एल्गोरिथम बना सकें, बिकॉज देयर आर मल्टीपल रिपीटेड टर्म्स। उन रिपीटेड टर्म्स को अगर हम कंबाइन कर लें तो हमारा जो है कंप्यूटेशन रिड्यूस हो जाता है। फर्स्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म reduces the complexity of DFT from n square to n log base 2n and grows more slowly with larger n. It works by decomposing large DFT into several stages of smaller DFTs। जैसा मैंने बताया कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ब्रेक करेंगे एक बड़ी सीक्वेंस को, और अलग अलग डीएफटीज निकालेंगे, तो उससे हमारा जो कंप्यूटेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। और कोशिश हम ये करते हैं कि एक बार में हम 2 पॉइंट की डीएफटी लें। जब कभी भी हम डीएफटी लें, 2 पॉइंट की डीएफटी लें, उससे हमारा कैलकुलेशन बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा। ऑफन प्रोवाइडेड एज अ हाईली ऑप्टिमाइज्ड लाइब्रेरी। Basically, FFT makes use of 2 ideas in its development. First, decompose the DFT computation of a sequence into successively smaller DFTs. Decompose the DFT computation of a sequence into successively smaller DFTs, छोटी DFTs में break करना है, and then utilize the 2 properties of Twiddle factor or Twiddle matrix, that are complex conjugate symmetry property and periodicity property. Complex conjugate property क्या कहती है, W1 raised to k n minus n will be equal to W1 raised to minus k n. This is symmetry property. और W1 raised to kn star, इसको W1 minus kn कहें या W1 star kn कहें, बात बराबर है। And periodicity property says that W1 raised to kn is equal to W1 raised to k n plus n और n k plus n। n और k दोनों में ही पीरियोडिसिटी शो करता है। As I told you, radix 2 FFT is when n is defined as 2 raised to v. It is called radix 2 FFT algorithm. तो 2 raised to v का मतलब क्या हुआ कि हमने जो हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस है उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, 2 पार्ट्स में ब्रेक किया। एक में पहले हमने m को क्या मान लिया, मींस m और l 2 पार्ट में ब्रेक किया। m को हमने मान लिया 2, तो l क्या हो जाएगा n/2। m को मान लिया 2, तो l क्या हो जाएगा n/2। ठीक है, and divide xn into 2 n/2 point sequences। अब xn आपके 2 n/2 point sequences में डिवाइड हो जाता है। This procedure can be repeated again and again, मतलब
अब जो n बाई 2 वाला है, जैसे मान लिया अगर n आपका 16 है या 8 है, मान लो सिंपल n इज इक्वल टू 8 है, तो उसको हमने क्या किया 2 इंटू 8 बाई 2 मीन्स 4, m हो गया 2, l हो गया 4। अगेन l को m1 l1 में ब्रेक किया, वो क्या बनेगा 2 एंड 4 बाई 2, 2 एंड 2, तो सब दो दो पॉइंट के मैट्रिसेस आ जाएंगे, दो दो पॉइंट की डीएफटीज आ जाएंगी, ठीक है। और वो हमारे लिए काफी आसान होगा कैलकुलेट करना। So this procedure can be repeated again and again. At each stage, the sequences are decimated. At each stage, the sequences are decimated. दोनों मतलब हर स्टेज पर जहां जहां हम m और l बना रहे हैं, हर जगह जो हमारा सीक्वेंस है वो डेसिमेट हो रहा है। डेसिमेट मींस यहां पर जो डेसिमेशन का मतलब है, वैसे डेसिमेशन का मतलब होता है हौज पौज, मिक्स्ड, अनइवन। यहां पर जो डेसिमेशन का मतलब है वो ये है कि जो हमारा सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 का, उसको हम इवन और ऑड में ब्रेक करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, इवन और ऑड में ब्रेक करते हैं। जैसे मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7 n इज इक्वल टू 8 के लिए जो स्मॉल n है और k है वो कैसे वेरी करेगा 0 1 2 3 4 5 6 7। जब हमने n बाई 2 किया तो दो सीक्वेंसेस में उसको हमने ब्रेक किया। वो दो सीक्वेंसेस कौन कौन सी होंगी, एक होगी 1 3 5 7, दूसरी होगी 0 2 4 6। x ऑफ 0, x ऑफ 2, x ऑफ 4, x ऑफ 6 एक सीक्वेंस हो जाएगा। x ऑफ 1, x ऑफ 3, x ऑफ 5, x ऑफ 7 दूसरा सीक्वेंस हो जाएगा। अब जो 4 पॉइंट के सीक्वेंसेस आए, सपोज 1 3 5 7 ही है, इसमें भी जब हम फिर से ब्रेक करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, फिर से इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो फिर से इवन और ऑड में ब्रेक करेंगे। और अब इवन और ऑड में जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 1 5 एंड 3 7। ऐसे ही उधर क्या होगा 0 2 4 6 में 0 4 देन 2 6, ठीक है। इस तरीके से आपका ब्रेक होगा इवन एंड ऑड में, ठीक है। The smaller DFTs combined. This decimation ends after V stages. जितने V होंगे 2 raised to V में जितना V होगा, 2 होगा 3 होगा, जैसे 2 raised to 3 हुआ n is equal to 8 का मतलब, तो 3 स्टेज के बाद ये डेसिमेशन एंड हो जाएगा। तो पहला डेसिमेशन 0 1 3 सॉरी 0 2 4 6 1 3 5 7 हुआ। दूसरा डेसिमेशन 0 4 2 6 1 5 3 7 हुआ। अब 0 4 ही तो बचा, उसमें जब इवन ऑड करेंगे तो 0 और 4 ही रहेगा। 2 6 है, इवन ऑड करेंगे तो 2 6 ही होगा। 1 5 है, उसमें भी 1 5 ही रहेगा। 3 7 है, उसमें भी 3 7 ही रहेगा। तो ये है तीसरा स्टेज। तो ये 3 स्टेज में आपका डेसिमेशन एंड होता है, कंप्लीट होता है। When we have n 1 point sequences which are also 1 point DFTs, ये आपको समझना होगा कि 1 पॉइंट की DFT सेम वही पॉइंट होता है। अगर हम 5 लिखें तो 5 की DFT 5 ही होगी, 6 लिखें 6 की DFT 6 ही होगी, 9 लिखें 9 की DFT 9 होगी। जो भी वैल्यू हमारी है उस x ऑफ 1 लिखें, x ऑफ 1 की DFT x ऑफ 1 होगी, ठीक है। The resulting procedure is called the decimation in
टाइम FFT। अभी जो हमने डेसिमेट किया वो टाइम डोमेन में डेसिमेट किया, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेसिमेशन इन टाइम FFT एल्गोरिथम, DIT FFT एल्गोरिथम, for which the total number of complex multiplications, अब यहां टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस कितने हो जाते हैं, n इंटू वी, कितने हैं, n इंटू वी, एंड v यहां से आप देखेंगे n इज इक्वल टू 2 रेज टू v से v कितना आता है, log बेस टू n, दोनों साइड log ले लिया जाए तो क्या आता है, log बेस टू n, सो n log बेस टू n, ये बना नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस n log बेस टू n। एंड यूजिंग एडिशनल सिमेट्री, जब हम सिमेट्री देखते हैं, सिमेट्री मींस कि एक ही वैल्यू हमें दो बार कैलकुलेट करनी है, एक ही वैल्यू दो बार कैलकुलेट करनी है, और जब ऐसे हम देखते हैं तो उसका भी आधा कैलकुलेट करना है, जो n log बेस टू n आप निकाल रहे थे उसका भी हाफ कैलकुलेट करना है, n/2 log बेस टू n कैलकुलेट करना है, ठीक है। इन एन अल्टरनेट अप्रोच, दूसरा जो अप्रोच है इसका, पहले में हमने क्या किया, m को 2 माना, l को n/2 माना, अब हम क्या करेंगे, l को 2 मानते हैं और m को n/2 मानते हैं। अब आप कहेंगे कि l और m को इधर उधर करने से क्या फर्क पड़ता है, तो हमने l और m को एक ऑर्डर माना है, l और m को हमने एक ऑर्डर माना, ठीक है। उसको उल्टा कर देने से, जहां हम टाइम डोमेन में डेसिमेट कर रहे थे अब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में डेसिमेट करेंगे, ठीक है। एंड फॉलो द प्रीवियस स्टेप्स। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसके पहले m को हम 2 मान रहे थे, इस टाइप का आप एक समझ सकते हैं कि अगर हम एक अरे बनाएं ऐसा, फॉर n इज इक्वल टू 8, एक इस टाइप का अरे बनाएं, 1 2 3 4, ठीक ना। तो यहां हम लिखें x of 0, x of 1, x of 2, x of 3, x of 4, x of 5, x of 6 and x of 7। तो m क्या है, जब पहले केस में हम हैं, ये पहले केस का है, m है ये 1 and 2, ये 2 क्या है, m रिप्रेजेंट कर रहा है, और इधर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, l 4, 8/2 4। अब l क्या है, डेसिमेटेड है, 0 2 4 6 1 3 5 7। अब इस 4 को जब आप ब्रेक करते हैं तो ये क्या बनता है, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा, यहां आएगा 0, यहां आएगा 2, यहां आएगा 4, यहां आएगा 6, तो इसका क्या बना, 0 4 2 6। नीचे वाले को जब आप करेंगे तो ये बनेगा, यहां से 1 3 5 7, ठीक है। इधर m है और इधर l है, ठीक ना, इधर m है और इधर l है, तो जो हमारा डेसिमेशन हो रहा है वो किधर हो रहा है, l में हो रहा है, कहां हो रहा है, l में हो रहा है। जब l में डेसिमेशन हो रहा है तो ये क्या बनेगा, यहां पर 0 2 4 6 1 3 5 7, इसके बाद 0 4 2 6 1 5 3 7, और थर्ड स्टेज में जब आएंगे तो इसका अलग से 0 4 का अलग से, ये 0 और 4 अलग अलग हो जाएगा, और ऐसे ना लिख के इसको हम क्या लिखेंगे, 0 4 फिर 2 6 फिर 1 5
फिर 3 7, ठीक है। इस टाइप से अलग अलग आपका जो है बन जाता है। तो फर्स्ट स्टेज ये बनता है, सेकंड स्टेज ये बनता है, थर्ड स्टेज ये बनता है। लेकिन दूसरा अप्रोच जो है वो ये कहता है कि अब इधर L हो गया और इधर M हो गया। हम देखो सीक्वेंस किधर की ओर लिख रहे थे, M में सीक्वेंस लिख रहे थे, तो अभी भी हम M में सीक्वेंस लिखेंगे। मतलब M अब कैसा है, 4 है और L कितना है, L2 है। इस टाइप से है। इधर है आपका M, इधर है आपका L। अब हम क्या लिखेंगे, 0 1 2 3, देन 4 5 6 एंड 7, ठीक है जी। अब चूंकि 4 पॉइंट कहां पे है, M में है, तो हम इसको डेसिमेट करने जाएंगे। पहले L में 4 पॉइंट था तो उसको हमने डेसिमेट किया। अब M में 4 पॉइंट है, L में 2 पॉइंट है, तो M को हम डेसिमेट करेंगे। अब जब M को डेसिमेट करेंगे तो फिर से ये नेक्स्ट स्टेज में क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी अपने सीक्वेंस में चल रहा है। फिर अलग अलग करोगे तो फिर वही आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। तो आप कहेंगे यहां तो डेसिमेशन हुआ नहीं, तो यहां डेसिमेशन नहीं हुआ। लेकिन जब आप इसका डीएफटी कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द प्रोसेस, विल फाइंड दैट there is a decimation in frequency domain and same decimation as it is in time domain earlier। जैसा टाइम डोमेन में डेसिमेशन होता है बिल्कुल वैसा ही फ्रीक्वेंसी डोमेन में डेसिमेशन होगा। जब टाइम डोमेन में आप डेसिमेशन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर सीक्वेंस होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब आप टाइम डोमेन प्रॉपर सीक्वेंस रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में डेसिमेशन आएगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज we get the decimation in frequency FFT DIF-FFT algorithm. Its signal flow graph is a transposed structure of the DIT-FFT structure। जो DIT-FFT स्ट्रक्चर है उसका ट्रांसपोज्ड स्ट्रक्चर DIF-FFT का होगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सिटी जो है, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी कि टाइम डोमेन की है, डेसिमेशन इन टाइम की है, ठीक ना। DIT-FFT algorithm, the principle of decimation in time is most conveniently illustrated by considering the special case of n as integer power of 2। मीन्स 2 रेज टू v के रेस्पेक्ट फॉर्म में हमने n को लिखा। यही मैंने पहले भी बताया था कि जब हम 2 रेज टू v के फॉर्म में लिखते हैं तभी हमारा रेडिक्स 2 आता है, FFT आता है, रेडिक्स 2 FFT। और वही रेडिक्स 2 FFT आपके डेसिमेशन इन टाइम और डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी में आता है। सिंस n इज एन इवन इंटीजर, we can consider computing xk by separating xn into 2n by 2 point sequences consisting of the even numbered points in xn। जब हम 2 रेज टू v करते हैं इसका मतलब क्या है, n कैसा है, n हमेशा ही एक इवन नंबर है, n हमेशा ही एक इवन नंबर है, ठीक है। और तब हम xn को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, n/2 के दो पार्ट्स में हम इसको ब्रेक करते हैं। और 2 रेज टू v लिखने का एक फायदा है कि जब कभी भी हम उसको डेसिमेट करेंगे वो हर बार हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड होगा,
हर बार वो n/2 में डिवाइड होगा। तो अगर xn का xk आपको गिवन है summation n is equal to 0 to n minus 1 xn wn raised to n k, where k is from 0 to n minus 1, जब उसको हम सेपरेट करेंगे दो पार्ट्स में, इवन और ऑड में, तो वो क्या बनेगा, फॉर इवन xn wn raised to n k प्लस फॉर ऑड summation xn wn raised to n k, और विद द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल, जब हम इवन और ऑड के लिए अलग अलग कर ही रहे हैं तो इवन के लिए वेरिएबल अलग कर दें, ऑड के लिए अलग कर दें, तो इवन के लिए हमने लिखा n इज इक्वल टू 2r और ऑड के लिए लिखा 2r प्लस 1, और जब 2r हम लिखते हैं n इज इक्वल टू 2r जब हम लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक n/2 पॉइंट का सीक्वेंस बन जाता है। n/2 पॉइंट का सीक्वेंस बनेगा तो हम क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू 0 to n/2 minus 1 x of 2r wn raised to 2r k प्लस r इज इक्वल टू 0 to n/2 minus 1, दोनों ही n/2 पॉइंट के सीक्वेंसेस हैं। r इज इक्वल टू 0 to n/2 minus 1 समेशन x of 2r plus 1 wn raised to 2r plus 1 k। अब ये जो wn पावर 2r plus 1 k है, इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो यहां से क्या आता है, wn raised to 2r k मल्टीप्लाइड बाय wn raised to k, और wn raised to k है हमारे पास, जबकि समेशन में कहीं भी k नहीं है, समेशन में यहां पर r है, इसलिए wn raised to k बाहर आ जाता है इस समेशन से, और आपका फाइनल xk क्या बनता है, समेशन r इज इक्वल टू 0 to n/2 minus 1 x of 2r wn raised to 2r k and plus wn raised to k summation r is equal to 0 to n/2 minus 1 x of 2r plus 1 wn raised to 2r k। और जब हम यहां पर इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं wn square is equal to wn/2, तब ये क्या बन जाता है, wn/2 पावर rk, wn/2 पावर rk, wn/2 पावर rk। and what is this, if n/2 is termed as p something, then r is equal to 0 to p minus 1 x of 2r wp raised to rk xn wp raised to rk। ठीक है, it means it is the DFT of x of 2r, n/2 point DFT of x of 2r, and we named it GK. Similarly here, what is this? This is n/2 point DFT of x of 2r plus 1, and we named it HK. So xk is equal to gk plus wn raised to k hk, where k is from 0 to n minus 1, 0 to n minus 1। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन बहुत बड़ा है, और वो कंफ्यूजन क्या है कि ये क्या है, xk, यहां पर k कहां से कहां तक वेरी करता है, फ्रॉम 0 टू n minus 1, ये wn raised to k है, यहां पर k कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 टू n minus 1, लेकिन ये जो अंदर वाले k हैं, ये और ये k, ये कहां से कहां तक वेरी करते हैं, ये दोनों n/2 पॉइंट सीक्वेंसेस हैं, n/2 पॉइंट DFTs हैं, तो ये 0 to n/2 minus 1 तक वेरी करते हैं। Each of the sums in the above equation is recognized as an n/2 point DFT. Each of sums need only be computed for k between 0 to n/2. Since gk and hk are each periodic in k with period n/2, तो इसको जब हम n/2 तक ही वेरी कराएंगे, ले जाएंगे, तो नेक्स्ट n/2 के लिए हमें फिर से अपना जो है फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट n/2 के लिए हमें एक और xk देखना पड़ेगा। तब हम क्या करते हैं, एक हम रखते हैं xk और एक हम ले लेते हैं x ऑफ k प्लस n/2, x ऑफ k प्लस n/2। और जैसे ही यहां पे हम wn रेज टू k प्लस n/2 पुट करेंगे, ये प्रॉपर्टी लगेगी आपके टोटल फैक्टर की, और ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ wn रेज टू k, और तब ये फंक्शन बनेगा आपका gk माइनस wn रेज टू k hk। ठीक है ना, एक ये और एक ये दोनों पेयर मिलकर आपका कंप्लीट डीएफटी देंगे। एंड इन दिस केस k वेरीज फ्रॉम 0 टू n/2 minus 1, k varies from 0 to n/2 minus 1, राइट ना। इसके आगे अब हम कल बढ़ेंगे। थैंक यू।